प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। रविवार का दिन है और आज फिर बारी है संडे स्पेशल एडिशन की। और सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में 12 मई को जब आपसे मुखातिब हूं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4 जून को क्या होगा इस बार। और सारी ताकत आजमाइश जो है, जोर आजमाइश इसी सवाल के जवाब के लिए है। और आज 12 मई की तारीख है, कल चौथे चरण का चुनाव होना है। और कल जब चुनाव मुकम्मल होगा, यानी कि इस वक्त जब मैं आपके सामने रहूंगी कल, तो 2/3 सीटों पर इलेक्शन हो चुका होगा। कल 10 राज्य हैं, जिनमें से 9 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश है, 96 सीटें हैं। और कुल मिलाकर अगर चारों चरणों की मैं बात करूं तो ये 380 सीटों पर कल चुनाव मुकम्मल हो जाएगा और बचेंगी मात्र 163 सीटें, यानी कि 2/3 चुनाव पूरा हो जाएगा कल इस वक्त तक। और मैं आपको यह बता दूं कि वो 9 राज्य कौन से हैं। बड़े राज्य हैं दक्षिण के आंध्र प्रदेश, 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की। कल एक फेज में आंध्र प्रदेश में 25 की 25 सीटों पर वो चुनाव मुकम्मल हो जाएगा। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 17 की 17 पर कल चुनाव होगा। और उसके अलावा कुछ और स्टेट्स हैं, मसलन उत्तर प्रदेश जहां 13 सीटों पर चुनाव होगा, महाराष्ट्र 11 सीटों पर, बिहार 5, मध्य प्रदेश 8, पश्चिम बंगाल भी 8 और झारखंड की 4, ओडिशा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट, श्रीनगर की जो सीट है उस पर चुनाव होगा। और ये सीटें बनती हैं कुल मिलाकर 96। अब इसमें दक्षिण के 2 राज्यों का जिक्र करना बड़ा लाजमी हो जाता है, क्योंकि मैंने ये जो आंकड़ा मैं देने वाली हूं आपको कि 2019 में इन 96 सीटों पर जो लार्जेस्ट पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी थी, 42 सीटों के साथ टेबल में, चार्ट में सबसे ऊपर। और वाईएसआरसीपी जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी है आंध्र प्रदेश में, उसके 22 सांसद थे इन 96 सीटों में, वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी। केसीआर की जो बीआरएस है, भारत राष्ट्र समिति, उसके 9 सांसद थे, कांग्रेस के 6 और बाकी छोटी पार्टियों को अगर मिला ले तो 17 सांसद थे। कुल मिलाकर टॉप पर भारतीय जनता पार्टी इन 96 सीटों पर अगर 5 साल पहले की बात करती हूं तो रिटेन कर रही थी। और क्योंकि मैंने 2 बड़ी पार्टियों का दक्षिण की जिक्र किया, जिसमें एक जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है वाईएसआरसीपी और एक बीआरएस केसीआर की पार्टी, इन दोनों राज्यों का जिक्र करना, इन दोनों लोगों का, इन दोनों राजनेताओं का जिक्र करना इसीलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि कल जो चुनाव हो रहा है उसमें दक्षिण के भी ये 2 राज्य शुमार हैं, आंध्र और तेलंगाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल हैदराबाद में अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे थे और उन्होंने दक्षिण का जिक्र किया और बड़ा दावा किया। अमित शाह ने कहा कि चौथा चरण हमारे लिए चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें अगर मिलने वाली हैं तो चौथे चरण में मिलेंगी। और एक बड़ी हुंकार और भर दी कि दक्षिण के जो 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु, यहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बार लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, बिगेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी। एक बड़ी हुंकार अमित शाह ने भरी। अब जब अमित शाह ये बात कह रहे हैं तो मौजूदा गणित समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगी आपको, बहुत कम शब्दों में बता दूं आपको कि कर्नाटका इकलौता ऐसा राज्य था दक्षिण का जहां बीजेपी तकरीबन लैंडस्लाइड की स्टेट में थी। 28 सीटें हैं कर्नाटक में, बीजेपी ने जीती थी 25, लेकिन उस समय बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री थे, यानी कि बीजेपी की सरकार थी। अभी मौजूदा हाल में सरकार कांग्रेस की है। 25 सीटें उस समय बीजेपी के पास थी, एक कांग्रेस के पास, एक जेडीएस के पास। और मैं दूसरे नंबर पर जिक्र करूंगी आंध्र प्रदेश का, जहां पर बीजेपी 0 पर थी
वाईएसआर कांग्रेस के 22 थे और टीडीपी के 3 थे। टीडीपी अभी एनडीए के साथ गठबंधन में है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उनके साथ पवन कल्याण भी, जनसेना जिनकी पार्टी है। लेकिन कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। वाईएसआर सीपी के पास 22 सांसद, बीजेपी आंध्र प्रदेश में 0, तमिलनाडु में डीएमके जो फिलहाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनकी पार्टी को मिले थे 38 सांसद, 38 सीटें। और एआईएडीएमके जो राज्य की मुख्य विरोधी पार्टी है, जयललिता याद होंगी आपको, उनकी पार्टी को मिला था 1 सांसद। बीजेपी यहां भी 0 है। केरल का जिक्र करती हूं तो यूडीएफ 15 पर खड़ा हुआ दिखता है 2019 की शक्ल में, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 2 सांसदों के साथ, बीजेपी यहां भी 0 पर है इस बार। लेकिन शशि थरूर की सीट तिरुवनंतपुरम, राजीव चंद्रशेखर वहां से खड़े हैं और हुंकार यह भरी जा रही है बीजेपी की तरफ से कि केरल में कम से कम 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जो कि इतिहास होगा अगर ऐसा होता है, क्योंकि केरल में इस समय भारतीय जनता पार्टी 0 पर है। और अब आ जाती हूं तेलंगाना पर। तेलंगाना में बीजेपी के 4 सांसद थे, बीआरएस जो कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी है 9 सांसद थे, कांग्रेस 3 पर थी। तो दक्षिण के ये 5 राज्य मिलाकर बीजेपी के सांसद होते हैं कुल जमा 28, और यहां पर हुंकार ये कि सबसे बड़ी पार्टी दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है। मेहनत भी पिछले दिनों जब राम मंदिर का, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उनकी भव्य शिलान्यास के बाद, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे दक्षिण के राज्यों में, तमिलनाडु से लेकर आंध्रा से लेकर कर्नाटका से लेकर केरल और से लेकर तेलंगाना, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ अंदाज में दौरे भी किए। लेकिन दक्षिण पर असर कितना होगा, यह लाख% का सवाल है। और इसी के साथ अमित शाह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया और याद किया तमाम इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारियों को, यह कहते हुए कि कांग्रेस के साथ सारे घोटालेबाज खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 23 साल के शासन बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री और बतौर 10 साल प्रधानमंत्री 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो जब करप्शन को लेकर जिक्र होता है तो इसी हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यह भी है, विच मेड हेडलाइंस ह्यूजली, कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई और जमानत मिली चुनाव प्रचार के लिए। और ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी भी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए बेल ग्रांट की गई हो। और जैसे ही केजरीवाल बाहर आए, उन्होंने भी सत्ता पक्ष के 400 पार के नारे के नैरेटिव में एक और नया नैरेटिव सामने रख दिया कि ज्यादा से ज्यादा 220 से 230। और एक बड़ा सवाल होता था कि भाई इंडिया ब्लॉक का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट कौन है? तो कल अरविंद केजरीवाल ने यह पैसा फेंका कि प्रधानमंत्री रिटायर हो जाएंगे अगले साल, 75 बरस के हो जाएंगे। बीजेपी का अपना नियम और कायदा यह कहता है कि 75 बरस के बाद राजनीति में नहीं होना चाहिए। तो यह कल अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया। हालांकि उसी के बाद अमित शाह आ गए और अमित शाह ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी तीसरी टर्म, तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन आज फिर अरविंद केजरीवाल बोले और 10 गारंटियां सामने रख दी। तो अब सवाल यह है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो अखिलेश यादव ने, ममता बनर्जी ने, सबने बड़ा वार्म वेलकम किया, ट्वीट्स किए, इंडिया ब्लॉक को ताकत मिलेगी, इंडिया ब्लॉक को मजबूती मिलेगी। लेकिन जो सन्नाटा रहा, बड़ा चौंकाने वाला सन्नाटा रहा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, वहां गजब का सन्नाटा था। अब ये सन्नाटा क्या कहता है, इसको भी डिकोड करेंगे। तो शुरुआत कर रही हूं, और आज ऐसा जानते हैं कि आज कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इस बहस का हिस्सा नहीं है। तो मैं अपने जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी, लेकिन उसके पहले 2 बयान सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तुष्टीकरण की जीत में अब इंडी अलायंस एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण भी छीनना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण
अब मुसलमानों को दिया जाए, और भी आधा अधूरा नहीं, थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा था उसी गड्ढे में गिर गए। उनका जो नेगेटिव नैरेटिव था, जो नकारात्मक राजनीति थी, वो आज नकारात्मक राजनीति को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। अपने खोदे हुए गड्ढे में बीजेपी गिर गई। तो ये गारंटियों का भी दौर है। प्रधानमंत्री बंगाल में थे, आज कई जगह रहे, हावड़ा गए, इसके अलावा बैरकपुर, हुगली, कई जगहों पर थे और वहां प्रधानमंत्री ने फिर 5 गारंटियां दी और इधर अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी दे दी। तो तमाम विपक्षी भी मोदी की गारंटी के बरक्स अपनी गारंटियों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, आपके सामने रखती हूं। चौथा चरण तय करेगा अब की बार किसकी सरकार। और दूसरा बड़ा सवाल, केजरीवाल की जमानत से क्या इंडिया को मिलेगी ताकत।